आपको भी वही जो आपकी आदत है, लब्बा 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 करेंगे आप। इधर रोड पे बैठना पड़ा, ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे तपती धूप हो, और उनको आपने क्या क्या खालिस्तानी पाकिस्तानी क्या क्या आतंकवादी उनको नहीं बताया आपने। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसान का भी सम्मान कीजिए, आप स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू कीजिए। ठीक है, समाजवादी लोग तो हमेशा उनका समर्थन करते आए हैं, और समाजवादी को भी वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नेताजी को अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार करता था तो चौधरी चरण सिंह जी करते थे। तो फिर ये बताइए कि सारा कार्यकाल फिर आपका ही खराब है 10 साल का। क्या बढ़िया प्रवचन दे गए भदौरिया जी। नेताजी ये करवा दिए वो करवा दिए चौधरी साहब के लिए, मगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट नहीं लिख पाए। कायदे से हक बनता था मुख्यमंत्री बनने का चौधरी अजीत सिंह का, कि मुलायम सिंह बन जाएंगे तो मेरे चेले बन के रहेंगे, मगर मुलायम सिंह ने 10 महीने के अंदर दिया झटका वीपी सिंह को, इसलिए इन्होंने वो प्रतिमा लगवाई थी। ऐश्वर्य जी, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूं। आपने क्या कहा उन्होंने? 1995 में जिरवा में नेता है नरसिम्हा राव जी ने कहा, के पास नरसिम्हा राव ने कहा, तो मैंने कहा कि आगे का नरसिम्हा राव ने बोला बड़ा मजेदार था। ऐश्वर्य जी, दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के बाद मोदी सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। यह चर्चा तो कई दिनों से सियासी गलियारों में गर्म थी कि जयंत चौधरी सपा का दामन छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान होने के बाद जयंत चौधरी ने एक्स पर ट्वीट किया, दिल जीत लिया। और जब उनसे एनडीए गठबंधन में शामिल होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं किस मुंह से मना करूं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास स्वागत करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वहीं मोदी जी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने सदन में बोला है कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी दूर नहीं है। मोदी जी ने इस बार 400 पार का टारगेट सेट किया है। दोस्तों, आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बात तो पार्टी से सही कहते हैं सुधांशु जी, झूठ की पूरी किताब है। जिसकी तारीफ करेंगे पहले जिसकी बुराई करेंगे उसकी फिर तारीफ करेंगे। दूसरी बात, सुधांशु जी, आप अगर चलो हमने कुछ नहीं किया तो आप किसान की इनकम दोगुनी कर दीजिए। किसने आपको रोका है? छोड़िए 10 साल में पिछले कुछ नहीं हुआ। आप 10 साल में आपने क्यों नहीं किसान की इनकम दोगुनी की? एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। आप क्यों नहीं दे देते? आप स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दीजिए। छोड़िए हमने कुछ नहीं किया पहले, आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप कर दे देना, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दीजिए। छोड़िए आज से लागू कर दीजिए। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको भी वही जो आपकी आदत है, लब्बा 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 करेंगे आप। इधर उधर की बात। ओके, ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अनुराग भदौरिया जी, इसका तो आप भी विरोध नहीं कर सकते, या कोई तरीका निकाल लेंगे कान हाथ घुमा के कान पकड़ने का? देखिए, ये खुशी की बात है कि हमारे चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं, लेकिन उसके साथ मैं सरकार से सवाल भी करता हूं। उनको तो अच्छा, तभी और अच्छा लगेगा आप स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देते। संपूर्ण लागत का किसानों की संपूर्ण लागत होती है उसका 1.5 गुना दे देते। किसान जिनके लिए वो जीते मरते थे, चौधरी साहब उन किसानों के रास्ते पे आपने कील काटी बिछाए। उन किसानों को अपना अधिकार लेने के लिए साल भर तक रोड पे बैठना पड़ा, ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे तपती धूप हो, और उनको आपने क्या क्या खालिस्तानी पाकिस्तानी क्या क्या आतंकवादी उनको नहीं बताया आपने। आज भी किसान बाहर डेरा डाले पड़ा हुआ है कि किसान को कहीं तो सम्मान होगा। किसान के साथ अगर सबसे ज्यादा अन्याय क्या है तो इस सरकार ने किया है। सिर्फ किसान ने, किसान के बच्चों के साथ भी क्या है। किसान के बच्चे तो सैनिक में भर्ती होते हैं, किसान के बच्चे तो शिक्षक बनते हैं, किसान की बच्चियां ही तो जाके यहाँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस देश के अंदर पहलवान बनती हैं। किसान के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, तो उन अगर सबका समझ सब आज रोड पे अपने न्याय मांगने के लिए सभी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सबको न्याय चाहिए जो सरकार नहीं दे पा रही है। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसान का भी सम्मान कीजिए। आप स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू कीजिए, एक बात। दूसरी बात, समाजवादी तो हमेशा से चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते थे, हमेशा से उनका सम्मान किया है। आदरणीय नेताजी ने तो मेरठ यूनिवर्सिटी होती थी, उस मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी किया। आदरणीय नेताजी ने सबसे पहले उनकी प्रतिमा विधानसभा में लगाई। आदरणीय नेताजी ने ही इसमें आपने देखा होगा जो लखनऊ एयरपोर्ट है उसके ऊपर उन्होंने काम किया था कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट उनका नाम रखा जाए। देखिए, समाजवादी लोग तो हमेशा से उनका समर्थन करते आए हैं, और समाजवादी को भी वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नेताजी को अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार करता था तो चौधरी चरण सिंह जी करते थे, क्योंकि वो जानते थे ये समाजवादी जो यहाँ नेताजी हैं जो जमीन की बात करते हैं, ये किसान की बात करते हैं, ये परेशान लोगों की बात करते हैं, इसीलिए उनको नेताजी का उन्हें गुरु बोला जाता था। तीसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
कितनी तारीफ कर रहे हैं नरसिम्हा राव जी की, मनमोहन सिंह जी की। तो इसके मतलब जब आप मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव जी की तारीफ कर रहे हैं तो इसके मतलब कांग्रेस का रिजिम था वो अच्छा था यूपीए का। आप नेताजी को भी आपने अवार्ड दिया है, पद्मश्री अवार्ड दिया, तो इसके मतलब हम तो उनके लिए भारत रत्न मांग रहे थे, चलिए आपने दिया, तो इसके मतलब उनका भी सम्मान किया, उनका भी रिजिम अच्छा था। जब सबने अच्छा अच्छा काम किया, सब आदरणीय नेताजी अच्छे मुख्यमंत्री थे, जिन प्रधानमंत्री को आपने अवार्ड दिया वो भी अच्छे थे, तो फिर ये बताइए कि सारा कार्यकाल फिर आपका ही खराब है 10 साल का, क्योंकि सारे कार्यकाल अच्छे थे, सारे मुख्यमंत्री सारे प्रधानमंत्री अच्छे थे, फिर आप बुराई क्यों करते हो? फिर इसके मतलब आप राजनीति करते हो। कभी कभी जवाब ले रहा हूं। आप एक तरफ अवार्ड भी दोगे नेताजी को, फिर उनके शासन को भी कोसोगे, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं आप राजनीति भी करते हो। जवाब ले लो। फिर आप नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट को क्यों कोसते हो आप? फिर मनमोहन जी की गवर्नमेंट को क्यों कोसते हो आप? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए क्या बढ़िया प्रवचन दे गए भदौरिया जी कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रखा गया लखनऊ के एयरपोर्ट का, जो कांग्रेस की सरकार जी बीच में नहीं है, प्लीज नहीं रखना काम था, केंद्र सरकार थी, मगर नेताजी ने रखवा दिया, नेताजी ने रखवा दिया, मगर नेताजी स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं इंप्लीमेंट करवा पाए। अद्भुत है ना, मतलब 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 2004 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आ गई, नेताजी ये करवा दिए वो करवा दिए चौधरी साहब के लिए, मगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट नहीं कर पाए। वो लागू हुई तो मोदी जी ने आने के बाद स्वामीनाथन जी को सम्मान दिया, तो मोदी जी ने किया। और जहां तक चौधरी साहब के सम्मान की बात है तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, हाँ यह सच है कि मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगवाई। क्यों? जब 89 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल चुन के आया, 180 एमएलए थे यूपी की विधानसभा में और 56 बीजेपी के थे, आउटसाइड सपोर्ट के ऊपर इनकी सरकार थी। कायदे से हक बनता था प्रधान मुख्यमंत्री बनने का चौधरी अजीत सिंह का, मगर वीपी सिंह नहीं चाहते थे कि चौधरी अजीत सिंह सीएम बने, क्योंकि उन्हें लगता था चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं, वो लीगेसी आ जाएगी तो अजीत सिंह का कद वीपी सिंह के बराबर हो जाएगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो पुराने पत्रकार बैठे हुए हैं, राहुल देव जी को भी और विजय त्रिवेदी जी को भी ये घटना याद होंगी, तिलक हॉल की घटना। बहुमत चौधरी अजीत सिंह के पक्ष में था, मगर वीपी सिंह ने सोचा कि मुलायम सिंह बन जाएंगे तो मेरे चेले बन के रहेंगे, मगर मुलायम सिंह ने 10 महीने के अंदर दिया झटका वीपी सिंह को, जब हम दोनों समर्थन वापस लिया और चंद्रशेखर जी के साथ जाकर चले गए। तो जनाब आपने चौधरी चरण सिंह जी की लीगेसी के साथ क्या किया? इसलिए इन्होंने वो प्रतिमा लगवाई थी ताकि जो गुस्सा था चौधरी साहब के समर्थकों में उसको सेटल किया जा सके। गजब बेइज्जती है। पर चौधरी चरण सिंह कृषक वर्ग से आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उससे पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे उसमें प्योर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं थे, हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी थे। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वरना यह माना जाता था भारत की राजनीति में कि चूंकि उत्तर भारत की संख्या अधिक है तो प्रधानमंत्री उत्तर भारत से ही बनेगा, परंतु दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति देश का नेतृत्व करेगा और वह नेतृत्व पूरी जगह स्वीकार किया जाएगा और वह परिवर्तन भी ले आएगा। यह जो युगांतर स्थापित हुआ वो पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों विषयों पर जो निर्णय लिया है वो भारत के अंदर एक बड़े जो ट्रांजिशन आया उसके आधार पर निर्णय लिया। एमएस स्वामीनाथन जी जो एग्रीकल्चर की क्रांति लाए, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। कर्पूरी ठाकुर साहब सामाजिक क्रांति के जनक थे भारत की राजनीति में, और लाल कृष्ण आडवाणी जी सांस्कृतिक क्रांति के जनक थे। तो पांचों का जो निर्णय है मान्यवर, ये चुनाव राजनीति से नहीं, ये भारत की राजनीति के पैराडाइम शिफ्ट के प्रतीक ये 5 स्तंभ थे। इस आधार पर मोदी जी ने इनको यह सम्मान देने का निर्णय लिया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और पीवी नरसिम्हा राव के संदर्भ में ऐश्वर्य जी मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूं। मैं जुलाई सन 2002 में अमेरिका में वॉशिंगटन में हयात होटल में मेरी नरसिम्हा राव से मुझे मिलने का मौका मिला। अच्छा। वो इंडियन अमेरिकन फ्रेंडशिप काउंसिल के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। और वहां पर मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैं आपसे बताता हूं, मैंने उनसे कहा कि डिस्पाइट बीइंग ए बीजेपी मैन आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ यू, बिकॉज मैं हिंदी में बोले दे रहा हूं, मैंने उनसे अंग्रेजी में बोला था। मैंने कहा जब आपने नेतृत्व संभाला तो भारत अपनी आजादी के बाद के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में था। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, 2-2 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था, सोना गिरवी रखा गया था, यानी देश एकदम कंगाली के कगार पे पहुंच गया था। दूसरी तरफ मंडल के कारण जातिगत वैमनस्य चरम पे था। अयोध्या में गोलियां चलने के कारण धार्मिक विषय बहुत ज्यादा प्रबलता के साथ आक्रोश फैला हुआ था। पंजाब में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ था, कश्मीर में शुरू हो गया था, पूर्वोत्तर में आतंकवाद शुरू हो गया था। एलटीटी के आतंकवाद ने उसी समय राजीव गांधी जी की जान ली थी, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरफ आतंकवाद का दौर था और भारत पहली बार एक अल्पमत की सरकार देख रहा था। मैंने कहा इसके बीच में से आपने जिस कुशलता से निकाला है वो प्रेसवर्दी है। और उस समय अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, 2002 की बात। तो मैंने कहा सुना है अटल जी भी आपसे कभी सलाह लेते, और मैंने उनसे भी कहा आपने तो क्या कहा उन्होंने? 1995 में जेनेवा में अटल जी को भेजा
नेतृत्व करने के लिए, और अटल जी ने सारा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। घर में आके लड़ाई लड़ी कश्मीर के मुद्दे पे, जिनेवा में खड़े होकर नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन किया। तो मैंने कहा सुना है अटल जी भी आपसे सलाह लेते हैं, तो जानते क्या बोले नरसिम्हा राव? अटल जी तो मुझसे बहुत बड़े नेता हैं, वो मुझसे बहुत शक्तिशाली नेता है। नरसिम्हा राव जी ने कहा के पास तो 182 सांसद हैं, आपके पास तो 232 थे, नरसिम्हा राव ने कहा। तो मैंने कहा कि हमारे अटल जी के पास तो केवल 182 सांसद है बीजेपी के, कांग्रेस के तो 232 से ज्यादा शक्तिशाली आप थे। तो आगे जो नरसिम्हा राव ने बोला बड़ा मजेदार था ऐश्वर जी, उन्होंने कहा सांसदों की संख्या से कुछ नहीं होता भाई, अटल जी को तो पूरा देश नेता मानता है, मेरे को तो मेरी पार्टी में कोई नेता नहीं मानता, मेरे ज्यादातर सांसद नेता नहीं मानते, मैं तो राम भरोसे सरकार चला रहा हूं। जनाब आप सोचिए कि उस विचित्र परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने भारत को जहां से जान निकाला है, यह बात निश्चित रूप से प्रेजवर्दी है। और मैं यह कहना चाहूंगा, भारत आज आर्थिक विकास के जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है, उसकी नींव नरसिम्हा राव के समय में रखी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और अनुराग भदौरिया दोनों को सुना, आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, मोदी जी ने 2024 के लिए जो टारगेट सेट किया है 400 पार, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।